नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। पिछले अध्याय में हमने आधुनिक भारत के अंतर्गत क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच लड़े गए युद्ध की हम चर्चा कर रहे थे। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि स्थापित हुई, परंतु वह संधि केवल एक युद्ध विराम थी। जो कारण पहले युद्ध के लिए विद्यमान थे वो कारण अभी भी विद्यमान थे और कुछ ही समय उपरांत हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच वापस छिटपुट झगड़े होने शुरू हो गए। और हम देखते भी हैं दक्षिणी भारत की ये तीन महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैदर अली, निज़ाम और मराठे, इन तीनों को परस्पर किसी एक पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वे कभी भी एक शक्ति के रूप में एकत्रित होकर कभी अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाए। इसी प्रकार अंग्रेज़ अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए हमेशा ऐसे अवसर की तलाश में रहते कि उन्हें अधिकाधिक फ़ायदा किस प्रकार से हो सकता है। उन्होंने बखूबी इन तीनों भारतीय शक्तियों के वैमनस्य और आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाया और अपने राजनीतिक फ़ायदों के अनुसार कभी मराठों का, कभी निज़ाम का और कभी हैदर अली का यूज़ किया। उन्हीं विद्यमान कारणों ने फिर हैदर अली और अंग्रेज़ों को फिर आमने सामने कर दिया। मद्रास की संधि के बाद हैदर को ये आशा थी कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 1769 के बाद हैदर और अंग्रेज़ों के बीच पुनः मतभेद शुरू हुए और 1780 में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध हैदर की मृत्यु तक चलता रहा। इस युद्ध के कुछ कारण निम्न प्रकार थे। पहला कारण था मद्रास की संधि में दोनों ने एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया, किंतु 1770 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया तब अंग्रेज़ों ने हैदर की किसी प्रकार की सहायता नहीं की। फलस्वरूप हैदर को पराजित होकर मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अतः अपनी रक्षात्मक आवश्यकता के लिए हैदर किसी अन्य शक्ति से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। दूसरा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, अतः अंग्रेज़ों ने 19 मार्च 1779 को माही पर अधिकार कर लिया। माही मलाबार तट पर हैदर के शासन के अंतर्गत था, किंतु इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। माही के बंदरगाह से हैदर को निरंतर युद्ध सामग्री प्राप्त होती थी, किंतु अब इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती थी। हैदर ने माही की रक्षा के लिए फ्रांसीसियों को मदद दी, किंतु माही पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो गया। तीसरा, निज़ाम के भाई बास्लात जंग को गुंटूर की जागीर प्राप्त थी। बास्लात जंग व फ्रांसीसियों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, जिसे अंग्रेज़ पसंद नहीं करते थे। अतः अंग्रेज़ों ने बास्लात जंग पर दबाव डाला कि वह गुंटूर का प्रदेश उन्हें सौंप दे। बास्लात जंग ने अंग्रेज़ों से कहा कि वे अपनी सेना भेजकर गुंटूर पर अधिकार कर लें। गुंटूर का रास्ता हैदर और निज़ाम के राज्य से होकर निकलता था। अंग्रेज़ों ने बिना हैदर व निज़ाम की अनुमति के इस रास्ते से अपनी सेनाएं भेज दी। निज़ाम और हैदर ने इसका विरोध किया। इससे न केवल हैदर और अंग्रेज़ों के बीच कटुता बढ़ी, वरन निज़ाम भी अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गया। इसी समय अंग्रेज़ों ने राघोबा से सूरत की संधि की, जिससे आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। मराठे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हैदर की सहायता प्राप्त करना चाहते थे। हैदर ने 1780 में मराठों से एक समझौता किया। तत्पश्चात निज़ाम को भी इस संयुक्त समझौते में शामिल करने का प्रयास किया गया।
निज़ाम गुंटूर के मामले को लेकर अंग्रेज़ों से नाराज़ था, अतः निज़ाम भी इस संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह मोर्चा अत्यंत शक्तिशाली दिखाई दे रहा था, किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने निज़ाम को गुंटूर लौटाकर इस मोर्चे से निज़ाम को अलग कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में 28 मई 1780 को हैदर जब श्रीरंगपट्टम के बाहर जा रहा था, तब बंगलोर में अपनी सेना एकीकृत करके अंग्रेज़ों के ठिकानों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसी समय अंग्रेज सेनानायक मुनरो ने अपने सहयोगी बेली द फ्लेचर को हैदर के विरुद्ध आक्रमण हेतु भेजा। 10 सितंबर 1780 को अर्नी नामक स्थान पर एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्लेचर मारा गया और बेली घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। 1780 में हैदर ने अरकाट जीत लिया। हैदर की इन विजयों से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई, अतः हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट को आवश्यक सेना देकर भेजा। जून 1781 में आयरकूट ने पोर्ट नोवो के युद्ध में हैदर को पराजित किया, परंतु अंग्रेज इस सफलता का लाभ नहीं उठा पाए। आयरकूट के पास घोड़े नहीं थे, रसद का भी अभाव था। 27 सितंबर 1781 को उसने सोलिंगर नामक स्थान पर हैदर को फिर बुरी तरह पराजित किया। 2 जून 1782 को फिर अर्नी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जो किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर सका। इसी बीच मराठों ने अंग्रेज़ों के साथ 17 मई 1782 को सालबाई की संधि की, अतः अब अंग्रेज हैदर के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली ढंग से लड़ सकते थे। युद्ध चालू ही था। इसी दौरान 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हैदर के पुत्र टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को उसकी सेना सहित बंदी बना लिया। 1783 में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संधि हो गई। फलस्वरूप अब फ्रांसीसियों ने टीपू को सहायता देनी बंद कर दी, अतः टीपू ने अंग्रेज़ों से मैत्री करना ही उचित समझा। इधर कंपनी के संचालक मंडल ने भी टीपू से संधि करने का निश्चित आदेश हेस्टिंग्स को भेज दिया था। अतः मार्च 1724 में दोनों पक्षों के बीच मंगलोर नामक स्थान पर संधि हुई। संधि के अनुसार टीपू ने कर्नाटक खाली कर दिया। अंग्रेज़ों ने मैसूर के उन क्षेत्रों से अपना अधिकार त्याग दिया जो युद्ध काल में उन्होंने हस्तगत किए थे। टीपू ने अंग्रेज युद्धबंदियों को मुक्त करने का वादा किया। अंग्रेज़ों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की, परंतु टीपू ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार दोनों पक्षों में शांति स्थापित हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हैदर अली एक ऐसा सेनानायक रहा जिसने अपने जीवन काल में अंग्रेज़ों के साथ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेज़ों को कोई बड़ी सफलताएं प्राप्त नहीं होने दी। वह एक साधारण सैनिक की स्थिति से उठकर मैसूर का सेनापति, परंतु में वहाँ का शासक बन गया। वह बेहतरीन सेनानायक और कूटनीतिज्ञ था। उसने मराठों, अंग्रेज़ों, निज़ाम इत्यादि तीनों ही शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन साधने का प्रयास किया, लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि तीनों ही भारतीय शक्तियाँ कभी भी एकजुट होकर एक संभावित विशाल खतरे के प्रति एक होकर कभी लड़ नहीं पाई। इन्हीं परिस्थितियों के बीच टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद दक्षिण की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति जो अत्यंत ही पेचीदा हो चली थी, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास टीपू ने किया। मैसूर के विरोधी हैदर अली की मृत्यु के बाद प्रबल हो सकते थे। मराठे और निज़ाम दोनों ही मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अपना अपना दावा कर रहे थे और अंग्रेज़ों को इस प्रकार हस्तक्षेप करने का अवसर मिल सकता था। ऐसी स्थिति में टीपू के समक्ष दो विकल्प थे। या तो वह अन्य राज्यों से राजनीतिक संबंध स्थापित करके अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाए, या विस्तारवादी नीति अपनाकर अपने विरोधियों को
ललकार कर उनसे युद्ध करे। टीपू एक कुशल सेनानायक था, अतः उसने दूसरा विकल्प विस्तारवादी नीति को अपनाया। इसकी विस्तारवादी नीति के वजह से मराठा और मैसूर के बीच युद्ध हुआ और उसके बाद आंग्ल मैसूर के बीच तीसरा संघर्ष शुरू हुआ। 1785-87 के बीच में मंगलोर की संधि के बाद जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तब टीपू मराठों और निजाम के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की स्थिति में आ गया। अतः 1785 के आरंभ में उसने नारगुंड व कितूर पर अधिकार किया, जो मराठों के अधिकार में थे। नाना फडणवीस ने अंग्रेज़ों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। तत्पश्चात नाना ने निजाम की सहायता से बादामी व गजेंद्रगढ़ के दुर्गों को जीता। फिर भी टीपू की प्रशिक्षित पैदल सेना मराठों की घुड़सवार सेना की अपेक्षा अधिक कारगर सफल सिद्ध हुई। इसी बीच अंग्रेज़ों ने मैलेट को पूना में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया और कुछ सेना पूना की ओर भेज दी। टीपू ने समझा कि अंग्रेज़ भी उसके विरुद्ध मराठों से सहयोग लेने को तैयार हो गए हैं, अतः 1787 में उसने मराठों से संधि की। इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और टीपू से लिया जाने वाला खिराज मराठों ने कम कर दिया। टीपू ने मराठा युद्धबंदियों को भी मुक्त कर दिया। इन्हीं के साथ टीपू की महत्वाकांक्षा अभी शांत नहीं हुई थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध तो शुरू से ही उसे घृणा थी। वह विदेशी शक्तियों के सहयोग से अपनी शक्ति संगठित करना चाहता था। टर्की के सुल्तान से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए 1786 में उसने गुलाम अली खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कुस्तुनतुनिया भेजा। इसी प्रतिनिधिमंडल को कुस्तुनतुनिया से फ्रांस जाना था ताकि फ्रांसीसियों से सहयोग लिया जा सके। 1787 में उसने एक दूसरा प्रतिनिधिमंडल फ्रांस भेजा, परंतु उसके दोनों मिशन असफल रहे, क्योंकि उस समय टर्की का सुल्तान रूस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। इन्हीं के साथ साथ मराठा मैसूर युद्ध से अगस्त 1786 में ब्रिटिश रेजिडेंट मैलेट ने मराठों को सैनिक सहायता का वचन भी दिया था। और जब 1786 में कॉर्नवालिस भारत आया, तब उसने बिना उचित तैयारी के अपनी सैनिक प्रतिष्ठा को खतरे में डालना उचित नहीं समझा। अतः कॉर्नवालिस ने 1784 के पिट इंडिया एक्ट का बहाना बनाकर टीपू से मैत्री संधि जो हो चुकी थी उसकी दुहाई देकर मराठों को सैनिक सहायता से इनकार कर दिया। किंतु कॉर्नवालिस टीपू से वास्तव में मैत्री नहीं चाहता था। उसने देखा कि दक्षिण में अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करने का एक बेहतर अवसर है, क्योंकि मराठे और निजाम दोनों मैसूर को दबाना चाहते थे। अतः वह ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे कि उसे टीपू पर आक्रमण करने का उचित बहाना प्राप्त हो जाए। कॉर्नवालिस और टीपू के संघर्ष के कारणों के संबंध में इतिहासकारों के दो मत हैं। कुछ इतिहासकार कंपनी के भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को टीपू से संघर्ष का प्रमुख कारण मानते हैं और उसके समर्थन में वो तर्क भी देते हैं। किंतु कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कॉर्नवालिस भारत में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहा था, किंतु टीपू ने स्वयं ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जिससे विवश होकर कॉर्नवालिस को टीपू के साथ संघर्ष करना पड़ा। टीपू ने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के बाद पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने हैदराबाद पर आक्रमण कर गुंटूर पर अधिकार किया। निजाम ने कॉर्नवालिस से टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता की प्रार्थना की, किंतु पिट इंडिया एक्ट के कारण वह प्रत्यक्ष रूप से निजाम को सहायता नहीं दे सकता था। अतः कॉर्नवालिस ने एक मार्ग ढूंढा। उसने 1789 को निजाम से कहा कि कंपनी उसे सैनिक सहायता देने को तैयार है, किंतु निजाम को यह आश्वासन देना होगा कि वह इस सेना का प्रयोग कंपनी के मित्रों के विरुद्ध नहीं करेगा।
इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध निजाम को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। यह दूसरी बात है कि कॉर्नवालिस को उस समय टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता नहीं देनी पड़ी, किंतु कॉर्नवालिस की कार्यवाही क्विट इंडिया एक्ट की भावना और भाषा का स्पष्ट उल्लंघन था। इसी बीच टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया। हैदर ने जब कालीकट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था, तब कालीकट और ट्रावनकोर के बीच में स्थित कोचीन पर भी आधिपत्य जमा लिया था। कोचीन के क्षेत्र में 40 मील लंबी ट्रावनकोर लाइन्स थी, जो सामरिक महत्व की थी। इस ट्रावनकोर पर टीपू ने अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। टीपू इन दुर्गों को खरीदना चाहता था। जब ट्रावनकोर के शासकों ने दोनों दुर्गों को बेचने से इनकार किया, तब क्रुद्ध होकर टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, जो कि कंपनी का मित्र था, और कॉर्नवालिस को युद्ध का बहाना मिल गया। कॉर्नवालिस ने 5 दिसंबर 1789 को डुंडास को लिखा कि ट्रावनकोर के राजा का बिना ब्रिटिश सरकार की सहमति के इन दुर्गों को खरीदना अनुचित था। फिर भी कॉर्नवालिस ने टीपू की कार्यवाही को युद्ध का कारण मान लिया। टीपू ने इस लड़ाई को केवल सीमावर्ती झड़प बताया। कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पहले ही मराठा और निजाम से संधि का निर्णय किया था। 1790 को निजाम के साथ और जुलाई 1790 को मराठों के साथ टीपू के विरुद्ध संधियां कर ली गई, जिसके अनुसार दोनों ने अंग्रेज़ों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया तथा अंग्रेज़ों ने युद्ध की उपलब्धियों को तीनों में बांटने का वचन दिया। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया। कॉर्नवालिस ने मद्रास के गवर्नर को बिना बताए टीपू के विरुद्ध संधियां की। अतः जब मद्रास के गवर्नर हॉलैंड को इस बात का पता लगा, तो उन्होंने कॉर्नवालिस को लिखा कि वह जो कुछ टीपू से चाहता है वह लिखकर दे दे, टीपू उसे स्वीकार कर लेगा। हॉलैंड के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर कॉर्नवालिस ने हॉलैंड को पदच्युत कर बंगाल बुला लिया और उसके स्थान पर मिडोज को अधिकारी नियुक्त कर दिया, जो कॉर्नवालिस की योजना को क्रियान्वित कर सकता था। इन्हीं परिस्थितियों के बीच कॉर्नवालिस ने जनरल केली और कर्नल मिडोज के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और जब केली पारा महल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कर्नल मैक्सवेल और कर्नल मिडोज जो टीपू के विरुद्ध रवाना हुए, उन्हें प्रारंभ में कोई सफलता नहीं मिली। कॉर्नवालिस डुंडास को लिखते हैं, युद्ध की शीघ्र और सफल समाप्ति की मधुर आशा अब धुंधली हो गई है। हम युद्ध खो चुके हैं और हमारे शत्रुओं ने अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। कॉर्नवालिस ने टीपू को अपनी आशा से अधिक शक्तिशाली पाया और 1791 के प्रारंभ में उसने मद्रास पहुंचकर टीपू के विरुद्ध सेना का नेतृत्व खुद अपने हाथों में लिया और वह मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर रवाना हुआ। इसी समय रास्ते में निजाम की 10,000 की सेना कॉर्नवालिस के साथ मिल गई और 1791 में श्रीरंगपट्टम के पास पहुंच गया। इस समय तक टीपू कंपनी से मित्रता स्थापित करना चाहता था। टीपू ने कॉर्नवालिस के पास दूत भी भेजा, किंतु कॉर्नवालिस ने उससे भेंट करना उचित नहीं समझा। कॉर्नवालिस के श्रीरंगपट्टम के निकट पहुंचने पर टीपू ने अत्यंत कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया। फलस्वरूप कॉर्नवालिस को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इधर वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। अंग्रेज सेना में महामारी फैलने लगी, खाद्य सामग्री की कमी होने लगी और कॉर्नवालिस को विवश होकर 26 मई 1791 को बंगलोर लौटना पड़ा। कॉर्नवालिस की सफलता से इंग्लैंड में उसकी नीति की कड़ी आलोचना हुई और मराठा और निजाम के साथ की गई संधियों को क्विट इंडिया एक्ट के विरुद्ध बताया।
इसी बीच मराठे अंग्रेज़ों की तरफ युद्ध में शामिल हो गए और उन्होंने धारवाड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। पुनः कॉर्नवालिस बारामहल की ओर रवाना हुआ। 19 अक्टूबर 1791 को नंदी दुर्ग पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम की ओर आया। 5 फरवरी 1792 को कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम से केवल 6 मील दूर रह गया तथा वहां से उसने रंगपट्टनम का घेरा डाला। इस बार भी टीपू ने अत्यंत कुशल सैन्य संचालन का परिचय दिया, किंतु अंग्रेज सेना का अत्यधिक दबाव देखकर टीपू ने कॉर्नवालिस के पास अपना दूत भेजा तथा संधि की बातचीत शुरू हुई। 23 मार्च 1792 को दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि के अनुसार टीपू ने मैसूर राज्य का आधा भूभाग अंग्रेज़ों को समर्पित कर दिया। मलाबार, कुर्ग व बारामहल अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को तथा कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश मराठों को प्राप्त हुआ। टीपू ने हैदर अली के समय से पकड़े गए युद्धबंदियों को मुक्त करने का वचन दिया। टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देना स्वीकार किया और टीपू ने अपने दो पुत्रों मईजुद्दीन व अब्दुल खलीक को अंग्रेज़ों के पास अमानत के रूप में रखना स्वीकार किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि की इंग्लैंड में कटु आलोचना हुई। संधि के आलोचकों का कहना था कि कॉर्नवालिस ने टीपू की शक्ति को पूर्णतया न कुचल कर भयंकर भूल की है, जिसके परिणाम आगे चलकर वेलेस्ली को भुगतने पड़े। किंतु कॉर्नवालिस ने अपने कार्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए अनेक अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर आलोचकों का मुंह बंद किया। इस युद्ध का महत्व मैसूर राज्य की आर्थिक संपन्नता व सुरक्षात्मक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के रूप में है। सामरिक महत्व के क्षेत्रों से निकल जाने से मैसूर की प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। 30 लाख पाउंड की क्षतिपूर्ति या आधा राज्य दे देने से मैसूर की आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अब टीपू के लिए विशाल सेना का खर्च वहन करना असंभव हो गया। अतः मैसूर की अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता लगभग असंभव हो गई। प्रथम तो यह कि इतिहास में पहली बार स्वयं गवर्नर जनरल ने युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था, तथा दूसरा यह कि दक्षिण की दो महाशक्तियाँ मराठा और निजाम दोनों दक्षिण की तीसरी शक्ति को समाप्त करने में कंपनी को सहयोग प्रदान किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के फलस्वरूप कुछ समय के लिए शांति अवश्य स्थापित हुई, किंतु स्थायी शांति के आसार अब भी नज़र नहीं आ रहे थे। टीपू ने परिस्थितिवश अंग्रेज़ों से संधि अवश्य की, किंतु उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और उसने अपने अपमान को धोने के लिए फ्रांसीसियों से व अफगानिस्तान के अमीर से गुप्त वार्ताएं प्रारंभ की, जो आगे चलकर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू शांत नहीं हुआ। उसने अपनी राजधानी में सुदृढ़ किलेबंदी करनी शुरू की और अनेक नए दुर्गों का निर्माण करवाया, नए सैनिकों की भर्ती की और अपनी सेना को अनुशासित बनाकर पुनर्गठित करने का प्रयास किया। विद्रोही सरदारों को दंडित किया और संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए और अपने पुत्रों को अंग्रेज़ों के बंधन से मुक्त करवाने के लिए प्रजा से धन वसूल करना शुरू किया। इस प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण होना शुरू हो गया था। इन्हीं के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आर्थर वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया। कॉर्नवालिस के बाद 1793 में सर जॉन सॉर कुछ समय के लिए गवर्नर बने। सर जॉन सॉर ने तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। सर जॉन सॉर के पश्चात मई 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आए।
वेलेस्ली के आने के समय टीपू श्रीरंगपट्टम की संधि का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। निज़ाम भी अंग्रेज़ों से असंतुष्ट था क्योंकि सर जॉन शोर ने उसे मराठों के विरुद्ध सैनिक सहायता नहीं दी थी, जिसके कारण उसे खरदा के युद्ध में मराठों से पराजित होना पड़ा था। मराठे भी दक्षिण में कंपनी की प्रभुता नहीं मानते थे। इन परिस्थितियों में वेलेस्ली के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण करना अनिवार्य हो गया। इस नीति के तहत वेलेस्ली ने भारत में सहायक प्रथा की शुरुआत की। इस प्रथा द्वारा वह भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को भी समाप्त कर देना चाहता था। वेलेस्ली ने मद्रास सरकार को टीपू के विरुद्ध सचेत रहने तथा युद्ध के लिए तैयार रहने का भी आदेश दिया। किंतु यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनसे विवश होकर वेलेस्ली को टीपू के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश देने पड़े। वेलेस्ली और टीपू के बीच संघर्ष के मुख्य कारण क्या क्या थे, संक्षेप में हम यहाँ उन कारणों की चर्चा करेंगे। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद टीपू ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी शक्ति में वृद्धि करना आरंभ कर दिया था। टीपू भली भांति जानता था कि जब तक वह अपने साधनों में संपन्नता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि टीपू उनके विरुद्ध युद्ध के साधन जुटाए। टीपू द्वारा की जाने वाली तैयारियां अंग्रेज़ों के आंखों में खटक रही थी। दूसरे, टीपू ने मैसूर राज्य की सीमाओं को पुनः सुरक्षित करना शुरू किया। उसने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया ताकि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ाई कर सके। इन सामरिक दुर्गों में अपनी सेना का जमाव भी उसने लगातार जारी रखा। टीपू की इस कार्यवाही को भी अंग्रेज सहन नहीं कर पा रहे थे। तीसरे, टीपू ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए भी प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। उसने अफगानिस्तान के शासक जमान शाह से पत्र व्यवहार किया तथा अपने राजदूत अफगानिस्तान, कुस्तुनतुनिया और फ्रांस भेजे। वेलेस्ली जिस जहाज़ से भारत आया था उसी जहाज़ से टीपू का राजदूत भी फ्रांस से सहायता की बातचीत करके लौट रहा था। अतः टीपू की विदेशी शक्तियों के साथ ये साठगांठ उसके लिए असहनीय थी। चौथे, वेलेस्ली का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकना था। इस समय दक्षिण भारत की प्रमुख तीनों शक्तियों ने अपनी अपनी सेनाओं को यूरोपियन प्रणाली से प्रशिक्षित करने के लिए अपनी अपनी सेना में फ्रांसीसी सेनाओं की नियुक्तियां की थी। टीपू ने भी पेरिन नामक एक फ्रेंच अधिकारी को अपनी सेना में सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। पांचवां, इस समय यूरोप में नेपोलियन की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह यूरोप को विजय करने के पश्चात एशिया की ओर बढ़ रहा था तथा मिस्र तक आ पहुंचा था। वेलेस्ली जानता था कि यदि इस समय टीपू की शक्ति को समाप्त नहीं किया गया तो टीपू नेपोलियन से संबंध स्थापित कर लेगा, जिससे भारत में अंग्रेज़ों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो सकता है। छठा, टीपू ने अपने राज्य में 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का एक सार्वजनिक सम्मान किया। अतः वेलेस्ली ने अपने 12 अगस्त 1798 के डॉक्यूमेंट में कहा है, टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है। यद्यपि वेलेस्ली टीपू द्वारा फ्रांसीसी सैनिकों का सम्मान युद्ध का कारण मानता था, किंतु वह उस समय टीपू पर आक्रमण करने को तैयार नहीं था क्योंकि अभी तक उसकी सैनिक तैयारियां पूरी नहीं हुई थी। अतः कॉर्नवालिस ने मराठा और निज़ाम को साथ लेकर टीपू के विरुद्ध त्रिगुट बनाने का निर्णय लिया। निज़ाम तो 1798 में ही अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर चुका था, किंतु मराठों के साथ अभी तक कोई संधि स्थापित नहीं हुई थी। अतः वेलेस्ली ने पेशवा के समक्ष प्रस्ताव रखा, यदि मराठा टीपू के विरुद्ध सहायता देते हैं तो मैसूर राज्य का कुछ भाग मराठों को दिया जाएगा। पेशवा ने
वेलेस्ली के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वेलेस्ली ने संचालक समिति से युद्ध की अनुमति मांगी कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए टीपू से युद्ध करना आवश्यक है, और संचालक समिति ने वेलेस्ली को युद्ध की अनुमति प्रदान कर दी। संचालक समिति से अनुमति प्राप्त होने के बाद 1798 में ही वेलेस्ली ने टीपू को एक पत्र लिखा जिसमें टीपू पर श्रीरंगपट्टनम की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वेलेस्ली ने यह भी कहा कि वह मेजर डोल्टन को टीपू से बातचीत करने हेतु भेजना चाहता है ताकि दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न गलतफहमियां दूर हो सकें। टीपू ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। तब वेलेस्ली ने टीपू को दूसरा पत्र लिखा, लेकिन टीपू ने उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। अतः वेलेस्ली ने टीपू के विरुद्ध फरवरी 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी, और इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच सैनिक लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इधर टीपू ने भी 11 फरवरी 1799 को एक सेना रवाना की। बम्बई से एक सेना जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में मैसूर की ओर रवाना हुई। कंपनी की सेना ने टीपू को 5 मार्च 1799 को सिद्धेश्वर नामक स्थान पर तथा मार्च 1799 में मल्लावली नामक स्थान पर पराजित किया, और कंपनी की सेना ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। 14 अप्रैल को बम्बई की सेना हैरिस से मिल गई, जिससे टीपू की स्थिति और अधिक खराब हो गई। अतः टीपू ने जनरल हैरिस के पास संधि प्रस्ताव भेजा, और हैरिस ने संधि की मुख्य 3 शर्तें टीपू के पास भिजवाई। पहली, टीपू अपना आधा भूक्षेत्र समर्पित करे। टीपू 6 माह के भीतर 20 लाख पाउंड अंग्रेजों को दे। तीसरे, टीपू अपने 2 बड़े पुत्रों और 4 वरिष्ठ अधिकारियों को जमानत के रूप में अंग्रेजों के पास रखे। किंतु टीपू इस बार श्रीरंगपट्टनम की संधि की पुनरावृत्ति नहीं चाहता था। अतः टीपू ने इन अपमानजनक शर्तों का कोई उत्तर नहीं दिया। अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण कर किले की दीवार तोड़ दी, और कुछ यूरोपियन सैनिक किले में घुस गए। इनमें से एक सैनिक ने टीपू की अत्यंत सुंदर रत्नजड़ित मयान को छीनने का प्रयास किया। इस समय तक टीपू अनेक घावों से घायल हो चुका था। फिर भी इस सैनिक पर वार करके उसे घायल किया। इससे क्रुद्ध होकर उस सिपाही ने बंदूक से गोली चलाई, जो टीपू के सिर में लगी, और 5 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू के मरते ही श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। अंग्रेजों ने टीपू के राजमहल पर अधिकार कर लिया, समस्त नगर को लूटा, और राजधानी में जगह जगह आगजनी की घटनाएं की। आर्थर वेलेस्ली को इस लूट से 1200 पाउंड के जवाहरात और 7000 पाउंड रोकड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार संपूर्ण मैसूर राज्य पर कंपनी का अधिकार हो गया, किंतु वेलेस्ली इसे अंग्रेजी राज्य में मिलाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से राज्य को निजाम और मराठों में बांटना पड़ता, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते थे। टीपू के पुत्रों को मैसूर की गद्दी पर बैठाना कूटनीतिक दृष्टि से उचित नहीं था। अतः वेलेस्ली ने श्रीरंगपट्टनम, कन्नारा, कोयम्बटूर और धारपुरम के प्रदेश कंपनी के अधिकार में कर लिए। गुंटी, गोरुमकोंड और चित्तरदुर्ग के प्रदेश निजाम को दे दिए। मराठों को उत्तर पश्चिम में कुछ प्रदेश देने का प्रस्ताव था, परंतु पेशवा ने उन प्रदेशों को लेने से इनकार कर दिया। इस पर यह प्रदेश भी निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिए। मैसूर का शेष भाग, मध्य मैसूर, जहाँ मैसूर का प्राचीन हिंदू राजवंश के ही व्यक्ति चामराज के 2 वर्षीय पुत्र कृष्णराज वाडियार को दे दिया गया। वेलेस्ली ने उसके साथ सहायक संधि कर ली, जिसके अनुसार कृष्णराव ने कंपनी को 22 लाख रुपया वार्षिक देने का निश्चय किया। मैसूर में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया। टीपू के दोनों पुत्रों को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। वेलेस्ली की मैसूर नीति से कंपनी को महत्वपूर्ण लाभ हुआ। मैसूर अब बहुत ही छोटा प्रदेश रह गया, और अंग्रेजों के कट्टर शत्रु का अंत हो गया। अब मैसूर के प्रशासन पर कंपनी का प्रभाव हो गया। कुछ समय बाद निजाम ने मैसूर राज्य का अपना भाग भी
अंग्रेज़ों को दे दिया, जिससे मैसूर ब्रिटिश राज्य से गिर गया। टीपू के इस पतन को इंग्लैंड व भारत में बड़ा महत्व दिया गया। दोनों देशों के ईसाई गिरजाघरों में गए और वहां अंग्रेजी राज्य के सबसे बड़े शत्रु को नष्ट करने के उपलक्ष्य में ईश्वर को धन्यवाद दिया। इंग्लैंड में इस विजय को इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई। इस प्रकार मैसूर नीति का जब मूल्यांकन करते हैं तो अनेक इतिहासकार अंग्रेज़ों की मैसूर नीति की आलोचना करते हैं। टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए कॉर्नवालिस ने ट्रावनकोर पर टीपू के आक्रमण का बहाना बनाया और टीपू पर आक्रमण किया, किंतु श्रीरंगपट्टनम की संधि में ट्रावनकोर का नाम भी सम्मिलित नहीं किया गया। वेलेस्ली ने भी टीपू से युद्ध करने का निर्णय किया, जिसके लिए कोई स्पष्ट कारण विद्यमान नहीं था। भारत में अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों से भय था, लेकिन ये केवल एक मानसिक था, वास्तविक नहीं। फिर अनेक भारतीय नरेशों ने अपनी सेना में फ्रांसीसियों को रखा था, लेकिन जिस प्रकार टीपू को दंड दिया गया वैसा और किसी को नहीं दिया गया। मैसूर के प्रति अपनी नीति का औचित्य सिद्ध करते हुए वेलेस्ली कहते हैं, वह तो केवल अपने सिद्धांतों पर लड़ रहा था, न कि टीपू की बढ़ती हुई शक्ति के कारण। वेलेस्ली तो यह भी कहते हैं, टीपू के प्रति पर्याप्त सहनशीलता प्रदर्शित की गई थी और यही कारण था कि उसे तीसरे मैसूर युद्ध के बाद गद्दीच्युत नहीं किया गया, किंतु टीपू ने निरंतर अंग्रेज़ों के प्रति विरोधी भाव प्रदर्शित किया और उसका यह व्यवहार अपने चरम सीमा पर जब पहुंच गया तो सहन करना नामुमकिन था। वेलेस्ली के इस कथन में कोई सत्यता दिखाई नहीं देती है। वस्तुतः फ्रांसीसियों के प्रति अंग्रेज़ों का भय भी काल्पनिक था। मैसूर के पतन का एकमात्र कारण मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति था, जो अंग्रेज़ों के लिए असहनीय था। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में दक्षिण की एक बड़ी शक्ति को समाप्त कर उसे अंग्रेजी राज्य के अधीन कर लिया और मैसूर के एक मध्य भाग के प्रदेश में वापस वहीं के पुराने राजवंश के व्यक्ति को बिठाकर उसके साथ सहायक संधि कर उसे अपना सहायक बना लिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत के बाद अब दक्षिणी भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए और इसके बाद वो और आगे मराठे और मराठों के बाद निज़ाम के साथ अपने संघर्षों को आगे बढ़ाने की तैयारियां करने लगे। जय हिंद, जय भारत।